आज हम लोग जिस अध्याय की बात करेंगे उस अध्याय का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ये अध्याय 12 है। तो आइए हम लोग समझेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के संबंध में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, विद्युत के पिछले अध्याय में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभावों के बारे में अध्ययन किया था। अगर हम ठीक इससे पिछले अध्याय में जाएं तो हमें पता चलेगा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, मतलब जब किसी तार में या किसी सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ हम लोग सुचालक के रूप में हम लोग तार को लेंगे। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धीरे धीरे विद्युत धारा के कारण वो तार गर्म होने लगता है। इसे ही विद्युत धारा के तापीय प्रभाव कहते हैं। यद्यपि हम लोग इसके बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में विद्युत धारा के तापीय प्रभावों के बारे में अध्ययन किया था। विद्युत धारा के अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर मान लेते हैं कि विद्युत धारा से तापीय प्रभाव होता है तो क्या और भी प्रभाव हो सकते हैं? विद्युत धारा के क्या अन्य प्रभाव हो सकते हैं? तो ये प्रश्न उठा है। हम जानते हैं कि विद्युत धारावाही तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि जब धारावाही तार में यानी कि किसी तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो वो जो तार होता है वो चुंबक के भांति व्यवहार करता है। इस तथ्य का पुनः अवलोकन करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, यहाँ तो बताया गया है कि विद्युत धारा जब किसी तार में प्रवाहित होती है तो वो चुंबक के भांति व्यवहार करता है। तो आइए हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से इसको जानने का कोशिश करते हैं कि सच में ऐसा होता है क्या। तो आइए देखते हैं। क्रियाकलाप जिनका नाम है 12.1 लिखा है, तांबे का एक सीधा मोटा तार लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, एक तार लेना है तांबे का और वो सीधा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। देखो यहाँ पर दिखाया गया, देखिए यहाँ पर एक्स और वाई देखिए, ये सीधा मोटा तार है, वो तांबे का है। इसे चित्र 12.1 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ के दो बिंदु एक्स तथा वाई के बीच रखिए। देखिए यहाँ पर जो यह दिखाया गया, जो काले इस तरह से जो लिखा है, ये विद्युत परिपथ है और इसी विद्युत परिपथ में देखिए इसको जोड़ा गया है। किसको? न तांबे के तार को। ठीक, यहाँ पर आगे देखिए, तार एक्स वाई कागज की सतह के लंबवत रखा है। आप यहाँ देखिए, ये जो कागज है बच्चा, इसमें इस कागज के साथ ये लंबवत रखा है। मतलब अगर ये इस तरह का कागज है तो यहाँ पर जो तार ऐसे जो प्रवाहित हुआ है, नीचे गया है इस तरह का जो मतलब यहाँ पर जो जोड़ा गया है कागज के साथ, तो यहाँ सतह के साथ क्या है न, सतह के साथ यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बना हुआ है, यानी कि लंबवत है, यानी कागज और तार के बीच में लंबवत है। आगे देखिए, इस तांबे के तार के निकट क्षैतिज रूप में एक छोटी दिक्सूचक रखिए। अगर आप यहाँ बारीकी से देखिए तो पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर ठीक तार के सामने देखिए यहाँ पर एक दिक्सूचक रखा गया है। दिक्सूचक क्या होता है? दिक्सूचक जिससे हमें उत्तर दक्षिण की जानकारी हासिल होता है। तो ये एक दिक्सूचक है जो कागज के पास रखा गया है और ये क्षितिज में रखा गया। जैसे कि मान के ये वाला एक टेबल है, मान लेते हैं टेबल का ऊपरी सतह है, तो यहाँ पर दिक्सूचक को यहाँ पर रखेंगे तो ये क्षैतिज रूप में हुआ और इसी में क्या होता है, जो यहाँ सुई होता है दिक्सूचक में, तो यहाँ पर इसको देखो एरो से इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कागज में क्षैतिज के रूप में किसे रखा गया है? क्षैतिज में दिक्सूचक को रखा गया है। यहाँ पर दिक्सूचक क्यों रखा गया है? दिक्सूचक को यहाँ इसलिए रखा गया है ताकि हमें चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी हो सके।
क्या उसमें चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है कि नहीं, इसलिए। अब यहां देखिए, यहां लिखा है इसकी सुई की स्थिति नोट कीजिए। जब आपने यहां पर दिक्सूचक को रखा तो पहले आप ये नोट कर लीजिए कि सुई की जो स्थिति है कैसी है, मतलब किस ओर है सुई की दिशा। ठीक है। प्लग में कुंजी लगाकर, अब देखिए यहां पर जो है इस प्लग में कुंजी लगाइए, मतलब परिपथ को पूरा कीजिए। जैसे ही आप प्लग में कुंजी लगा देते हैं, परिपथ पूरा हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है, धारा जाने लगता है। तो प्लग में कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कराइए। ठीक है। जब आपका विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित होने लगेगा, उस समय फिर आप देखिए दिक्सूचक में कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो दिक्सूचक सुई की स्थिति में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए, मतलब ध्यान से अवलोकन कीजिए, उसको देखिए कि वाकई में जब करंट इसमें जाने लगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा, तो क्या दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हुआ। तो आप पाएंगे कि हाँ, दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हुआ है जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी थी। तो आइए इस परिपथ को फिर से हम आपको बता देना चाहेंगे क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ABCD जो आपको बोला गया था कि ये कागज है, और ये जो है XY ये तांबे की तार है, और इसको परिपथ में जोड़ा गया तार है। ठीक है। और जो तार जो जोड़ा गया है उसका ये प्रतिरोध को R से दर्शाया गया है। यहाँ पर एमीटर को जोड़ा गया है जिसे हम करंट को देखेंगे, और ये देखिए ये बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल यही होता है, और यहाँ पर देखिए कुंजी है। ठीक है। हम देखते हैं कि सुई विक्षेपित हो जाती है। जब आप वहां पर नोटिस कीजिएगा, जब करंट जाने लगा तार में, तो आप पाएंगे क्या कि सुई क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। इसका क्या तात्पर्य है, अगर वो विक्षेपित हुआ तो इसके क्या अर्थ निकल सकता है। इसका यह अर्थ है कि तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया है। यहां पर देखिए बहुत ही सुंदर लाइन लिखा हुआ है कि तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब जब तांबे की तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, तब उस तांबे के तार में क्या उत्पन्न हुआ, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ। ठीक है। तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित है। मतलब देखिए जब विद्युत धारा गया तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यानी कि तार के चारों ओर चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ। तो यहां यही न कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व, चुंबक मतलब चुंबक से संबंधित गुण, तो विद्युत और चुंबक क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। तब गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव की उत्क्रमित संभावना के विषय में आप क्या कह सकते हैं। मतलब यहां देखिए हमसे और प्रश्न पूछा है, तब गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव, मतलब गतिमान चुंबक मतलब जो चुंबक गति में है। ठीक है। तो गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव की उत्क्रमित संभावना के विषय में आप क्या कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकत्व अगर गतिशील है, तो क्या इसके संबंध में आप विद्युत धारा के विषय में क्या कह सकते हैं। इस अध्याय में हम चुंबकीय क्षेत्रों तथा इसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन करेंगे। मतलब हम लोग इस अध्याय में यही देखेंगे कि किस प्रकार विद्युत और चुंबक एक दूसरे से संबंधित है। मतलब विद्युत के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, और चुंबकीय कारण
विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, विद्युत से चुंबकीय और चुंबक से विद्युत। हम विद्युत चुंबकों तथा विद्युत मोटरों के विषय में भी अध्ययन करेंगे। देखिए, इस अध्याय में हम लोग विद्युत और चुंबक से जुड़ी हुई बातें तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे विद्युत मोटर के विषय में। और ये विद्युत मोटर क्या है? जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। मतलब विद्युत मोटर कहीं ना कहीं एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो इस अध्याय में हम लोग इसको भी देखेंगे। इसके साथ ही हम विद्युत जनित्र के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब मोटर को पढ़ने के बाद हमें थोड़ी जानकारी ये भी होगा, जिसके बारे में हम नाम कहेंगे विद्युत जनित्र, यानी कि विद्युत जनित्र भी हम पढ़ेंगे। और विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र क्या है? देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर सी बात में यहाँ लिखा है, जो गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। मतलब जब चुंबक गतिशील होते हैं, चुंबक के गतिमान होने से विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये भी हम लोग इसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे। अब हम लोग यहाँ जानकारी हासिल करेंगे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के बारे में। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक, अगर हम 19वीं शताब्दी के शुरुआती वैज्ञानिकों में बात करेंगे तो हमें हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के बारे में जानकारी हासिल होगा। तो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने विद्युत चुंबक को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। आज अगर हम लोग विद्युत और चुंबक के संबंध में अगर कुछ जानकारी हासिल है या कुछ जान पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पीछे अगर हम श्रेय देना चाहेंगे तो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड को श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें सबसे पहले इन विषय के बारे में हमें जागरूक कराया। यही वो अग्रणी वैज्ञानिकों में से हैं जिन्होंने विद्युत चुंबक को समझने में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1820 ईस्वी में उन्होंने अकस्मात यह खोजा। देखिए, 1820 में विद्युत और चुंबक के विषय में संबंध की जानकारी इन्होंने खोजा, मगर अकस्मात मतलब अचानक ये खोज हुआ कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक्सूचक में विक्षेप उत्पन्न हुआ। मतलब ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, और तार में विद्युत धारा जा रहा था और ठीक उस तार के सामने एक दिक्सूचक रखा हुआ था। ये सोच के नहीं रखा हुआ था कि हमको चेक करना है कि दिक्सूचक की सुई विक्षेप होता है कि नहीं होता है। ये कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मगर तार के सामने क्या था? दिक्सूचक था। और जब तार में करंट गया, विद्युत गया, धारा प्रवाहित हुआ, तो ठीक तार के बगल में दिक्सूचक था और दिक्सूचक की सुई विक्षेप कर गया। तो ये देखा उन्होंने अपने परीक्षणों के आधार पर। तो जब इन्होंने चेक किया, ये सब देखा, तो अपने परीक्षणों के आधार पर ऑर्स्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबक परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। मतलब जब इसके बारे में और जानकारी हासिल किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि विद्युत और चुंबक एक दूसरे से संबंधित परिघटनाएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन किया। देखिए, जब विद्युत और चुंबक के विषय में जानकारी हासिल हुआ, उसके बारे में खोज हुआ, तब जाके रेडियो, टेलीविज़न, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन किया। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑर्स्टेड रखा गया है। देखिए ध्यान से, आज हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है
उसकी जो प्रबलता है कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं देखिए ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रबल है, कितना तीव्र है, तो इसकी जो नापने की जो मात्रक है ना, इसी वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। और ऑस्टेड है मात्रक, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड है, जो इनके सम्मान में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, तो आगे की टॉपिक हम लोग इसी पर विचार करेंगे, जिनका नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। तो आइए समझते हैं। हम इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि किसी छड़ चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। देखिए, अगर आप एक छड़ चुंबक लेते हैं, ठीक है, एक छड़ चुंबक लेते हैं, मान लेते हैं ये छड़ चुंबक है, यहाँ पर हम इसकी उत्तरी ध्रुव N और इसकी दक्षिणी ध्रुव S लिए, ठीक है। इसके सामने हमने क्या किया, एक दिक्सूचक को रखा, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी दिक्सूचक को छड़ चुंबक के नज़दीक लाएंगे, तो इसकी जो सुई होगी ना दिक्सूचक की, वो विक्षेपित हो जाती है, मतलब उसकी दिशा बदल जाती है, मुड़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ, लिखा भी है, देखिए। वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटा छड़ चुंबक ही होती है। मतलब यहाँ बोलना चाह रहा है, अगर रियली में देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, तो दिक्सूचक की जो सुई है ना, वो एक छोटा छड़ चुंबक ही होती है। दिक्सूचक की सुई एक चुंबक ही है। किसी दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। अगर आप दिक्सूचक को कहीं रखते हैं, तो उसकी सुई हमेशा लगभग उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हैं। मतलब दिक्सूचक की सुई मुड़ जाएगा, घूम जाएगा, और सदैव किधर रहता है, उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ ही मुड़े रहते हैं उनकी सुई। किसकी सुई, दिक्सूचक की। तो दिक्सूचक का जो सिरा उत्तर की तरफ होता है ना, दिक्सूचक का जो सिरा या जो भाग कहिए आप उत्तर की तरफ होता है, उसको उत्तरोमुखी ध्रुव कहते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है, उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोमुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं। मतलब दिक्सूचक का सुई जो उत्तर के तरफ है, उसे उत्तरोमुखी ध्रुव यानी कि उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। विविध क्रियाकलापों के द्वारा हमने यह परीक्षण किया कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। अब हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं क्या बोलना चाह रहा है एनसीईआरटी। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ये देखिए, ये एक दिक्सूचक की सुई हुआ, मान के ये दिक्सूचक की सुई, ठीक। और यदि ये मान के ये वाला जो भाग है वो इधर उत्तर की तरफ है, किधर है, उत्तर की तरफ ये वाला भाग है, ये वाला भाग उत्तर की तरफ है, तब हम लोग कहेंगे कि इसे क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहेंगे। दिक्सूचक का ये उत्तरी ध्रुव हुआ, क्योंकि ये देखिए उत्तर की तरफ दिशा में है। तो ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए ये एक चुंबक हुआ, छड़ चुंबक, और ये दूसरा हुआ छड़ चुंबक, ठीक है। और इसका यहाँ हुआ N और इधर हुआ S।
ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि एक चुंबक में ना हमेशा दो ध्रुव होता है, ये जान लेना। एक चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होता है। अगर हम क्षण चुंबक की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर, तो इसमें हुआ ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। उसी प्रकार ये दूसरा अगर ये क्षण चुंबक है तो इसका भी होगा, यहाँ पर मान लेते हैं, इसको N मान लिए, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हो गया तुम्हारा उत्तरी ध्रुव और ये भी उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव देखिए सामने सामने में है। तो जो एक जैसे ध्रुव होता है ना, इसको सजातीय कहते हैं, यानी कि N और N सजातीय कहलाया। उसी प्रकार कोई बच्चा ये भी कहेगा सर S और S भी तो हो सकता है। हाँ, S और S भी सजातीय हैं। एक जैसे ध्रुवों को सजातीय कहेंगे और अलग अलग को विजातीय कहेंगे। तो जब क्या होता है, सजातीय मतलब एक जैसे वाला, जैसे कि ये N और N अगर सामने रखेंगे ना, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, मतलब एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करते हैं, मतलब दूर करने का। तो ये चुंबक क्या करेगा, इस चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सजातीय सामने सामने है। किंतु यही चीज अगर हम लोग यहाँ पर, ये रहता यहाँ पर S मतलब दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, तो देखिए यहाँ पर इसको कहेंगे विजातीय, मतलब ये अलग अलग हैं और विजातीय एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पूरा कंप्लीट पढ़ने पर हमें यही चीज समझ में आया कि अगर ध्रुव सजातीय हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, और यदि ध्रुव विजातीय हैं तो उसमें आकर्षण होगा। ठीक है। अब प्रश्न आता है, चुंबक के निकट आने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो देखिए, हम लोग जितने भी प्रश्न हैं उसको अंत में हम लोग उसका जवाब देंगे। अभी हम लोग सिर्फ अध्याय पे हैं, उनको पहले समझते हैं, और जितने भी प्रश्न हैं उनको एक एक करके अंत में देखेंगे। अब आता है क्रियाकलाप 12.2। देखिए क्या लिखा है, किसी चिपचिपे पदार्थ का उपयोग करके ड्राइंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज लगाइए। देखिए, आप क्या कीजिए, चिपचिपा पदार्थ का प्रयोग कीजिए और ड्राइंग बोर्ड जो इस तरह का, जैसे ड्राइंग बोर्ड हुआ ये वाला, ड्राइंग बोर्ड पर आपको क्या करना है, सफ़ेद कागज चिपका देना है। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड पर क्या करना है आपको, सफ़ेद कागज लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, इसके बीचों बीच एक छड़ चुंबक रखिए। ठीक है, छड़ चुंबक रख दीजिए। छड़ चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से कुछ लोह चूर्ण छितराइए। देखिए, छड़ चुंबक आपने बीच में रख दिया, छड़ चुंबक के चारों ओर क्या कीजिएगा, लोह चूर्ण मतलब लोहे के चूर्ण को छिड़काव कीजिए। जैसे देखिए, ये सब लोहे का, ये सब देखिए, ये लोहे का चूर्ण है। ठीक है, आप छिड़क दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में 12.2 में दिखाया गया है। इस कार्य के लिए नमक छितरावक का उपयोग किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर अगर आप हाथ से अच्छे से नहीं छिड़क सकते हैं तो जो नमक छितरावक होता है ना, उस डिब्बे में आप लोहे के चूर्ण को भर के आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं। अब बोर्ड को धीरे से क्या कीजिए, आप थपथपाइए। देखिए यहाँ बोलना क्या चाहता है, एनसीईआरटी में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के ये रहा एक बोर्ड, ठीक है। अब इस बोर्ड में क्या बोला है कि इस पर आप एक कागज लगा देना, साट दिए कागज। अब ठीक इसमें क्या बोला है कि एक छड़ चुंबक यहाँ पर बीच में रख दीजिए, बीच में रख दिए। उसके बाद क्या बोला कि आप यहाँ पर छड़ चुंबक, आप यहाँ पर लोहे का चूर्ण को छिड़क दीजिए।
उसके बाद आप इसको थोड़ा सा थपथपाइए बोर्ड को, तो आप क्या पाएंगे कि जितने भी लोहे का चूर्ण है ना, एक विशेष आकृति में अरेंज हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। तो आप क्या परीक्षण करते हैं, तो ये तो बताएं अभी हम आपको कि हम लोग क्या पाते हैं कि लोहे के चूर्ण जो होता है एक विशेष आकृति में, एक विशेष क्रम में व्यवस्थित हो जाता है, और ये रहा वो आकृति जिस क्रम में वो व्यवस्थित हुआ है। तो चित्र 12.2 में क्या बता रहा है, छड़ चुंबक के निकट का लोह चूर्ण स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो लोहे के चूर्ण है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र जो ये सब जो लाइन है वो एक रेखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुरूप देखिए सारे जो ये लोह चूर्ण है वो व्यवस्थित हो गया है। ठीक है, तो जितने भी क्या है यहाँ पर लोह चूर्ण स्वयं क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश उनके दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा में सब व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी इस क्रियाकलाप में हम लोग पता क्या सीखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को देखना, और इसे हम लोग लोहे के चूर्ण की सहायता से देखें कि किस प्रकार छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। लोह चूर्ण स्वयं को चित्र अभी जो बताएं 12.2 में दर्शाए गए पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। जितने भी लोहे के चूर्ण जो था वो इसी क्रम में देखिए, इसी क्रम में देखिए व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, लोह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में क्यों व्यवस्थित होता है। अब देखिए बहुत मजेदार प्रश्न यही उठा कि आखिर ये इसी पैटर्न में क्यों व्यवस्थित हुआ है, ये मजेदार प्रश्न है। तो आइए समझते हैं यह पैटर्न क्या निर्देशित करता है। अगर मान ले ऐसा पैटर्न बना भी है तो ये पैटर्न हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये पैटर्न से क्या जानकारी हो रहा है। पहला प्रश्न था कि इसी पैटर्न में क्यों व्यवस्थित हुआ। दूसरा आता है कि ये क्या दर्शा रहा है। आगे देखिए, चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है। यहां पर देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, चुंबक जो है ना अपने चारों ओर के क्षेत्र में, जैसे मान के ये एक चुंबक है, ठीक है, तो इसके जो चारों ओर का जो क्षेत्र है ना, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, वहां पर चुंबक क्या करता है, अपना एक प्रभाव उत्पन्न करता है, एक प्रभाव आरोपित करता है। तो अगर ये चुंबक है, ये एक चुंबक है, तो इसके चारों ओर मान के इसका चारों ये क्षेत्र हुआ, तो यहाँ पर ये अपना प्रभाव उत्पन्न किया, और जहां पर ये प्रभाव उत्पन्न करेगा मतलब क्या, ये बल आरोपित कर रहा है। इसीलिए जब लोहे के चूर्ण को छिड़के ना, तो जितना भी लोहे का चूर्ण था उसको बल अनुभव हुआ। क्यों बल अनुभव हुआ, क्योंकि अभी आपको बताएं कि चुंबक अपने चारों ओर प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए अतः लोह चूर्ण एक बल का अनुभव करता है। जितने भी लोह चूर्ण था ना सबको बल अनुभव हुआ। इसी बल के कारण, जो बल उस पर लगा चुंबक के कारण, इसी बल के कारण लोह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में, इस प्रकार की आकृति में व्यवस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर इस रूप में व्यवस्थित होने का कारण क्या था, इस प्रकार में व्यवस्थित होने का कारण है कि चुंबक ने अपने चारों ओर प्रभाव उत्पन्न किया, उस प्रभाव के कारण क्या हुआ, लोहे के चूर्ण को बल महसूस हुआ, बल लगा, और वो इस क्रम में व्यवस्थित हो गया। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है। देखिए चुंबक के चारों ओर, ठीक है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, और जहां पर बल का संसूचन किया जा सकता है, मतलब बल का अनुभव जहां तक होता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे ये एक चुंबक है, ठीक है, और मान लेते हैं कि इसके चारों ओर का ये क्षेत्र हुआ, ठीक, तो इस
पर आप कहीं पर भी अगर आप किसी लोहे को या किसी लोह तत्व जैसे वस्तु को अगर यहाँ पर रखते हैं तो यहीं पर इसको बल महसूस होगा। मतलब जहाँ पर इसका बल का आभास, माने किसी वस्तु को जब आप चुंबक के क्षेत्र में रखें और जिस पर चुंबक ने अपना बल लगाया तो वही क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मैं फिर से यहाँ पर पढ़ देना चाहूँगा ताकि दिक्कत ना हो। देखिए लिखा है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस क्षेत्र में उसके बल का संसूचन किया जा सकता है। मतलब चुंबक के द्वारा जो बल लगा है उसका संसूचन किया जा सकता है। मतलब बता सकते हैं कि वहाँ पर बल लगा है। तो वही जो क्षेत्र होता है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह रेखाएं जिनके अनुदिश लोह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। देखिए, लोह चूर्ण जिस पाथ में, जिस रेखा में वो अरेंज हुआ है ना, वह रेखाएं जिनके अनुदिश, जिस रेखा पर वो लोहे के चूर्ण संरेखित हुआ या अरेंज हुआ, व्यवस्थित हुआ, उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निर्माण कौन किया? न लोह चूर्ण किया। जब लोह चूर्ण पर बल लगा तो चुंबक के चारों तरफ एक संरेख में, एक पंक्तिबद्ध में अरेंज हो गया, व्यवस्थित हो गया। वही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करने वाला कौन है? तो यहां पर जवाब आता है लोह चूर्ण। क्या किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करने के अन्य कोई उपाय भी हैं? अब चूंकि अभी हम लोगों ने देखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जानकारी लोह चूर्ण से कर सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर जवाब आ रहा है, मतलब प्रश्न आ रहा, कह सकते हैं कि क्या हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अन्य और कोई विधि है जिससे जान सकते हैं, या कोई अन्य उपाय है जिसकी सहायता से हम छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी ले सकते हैं? अभी तो हम लोगों ने देखा कि हम लोहे के चूर्ण से प्राप्त कर लेते हैं, क्या और भी कोई दूसरा उपाय है? तो आइए समझते हैं। वास्तव में आप स्वयं किसी छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। यहाँ लिखा है वास्तव में आप स्वयं खुद किसी छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। मतलब हम लोग कोई भी छड़ चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनता है ना, आप खुद खींच सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्रियाकलाप 12.3 पर। तो देखिए क्रियाकलाप 12.3 क्या कह रहा है। तो कहता है कि एक छड़ चुंबक तथा एक छोटी दिक्सूची लीजिए। आपको क्या करना होगा? आपको एक छड़ चुंबक लेना होगा और एक छोटी जो दिक्सूची होता है वो लेना होगा। यानी दो चीज़ लेना है, एक छड़ चुंबक और दूसरा दिक्सूची। अब क्या करना है देखिए, किसी चिपचिपे पदार्थ से ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाए गए सफ़ेद कागज के बीचों बीच इस चुंबक को रखिए। आपने जब कागज को चिपकाया था, ड्राइंग, जैसे आपको ये ड्राइंग बोर्ड है, यहाँ पर सफ़ेद कागज चिपकाए थे और आपने यहाँ पर क्या किया था? छड़ चुंबक को रख दिया था। ठीक है, तो आपको बीच बीच में क्या करना है? छड़ चुंबक को रखना है, ये बोला है। ठीक, फिर क्या करने बोला है? देखिए ध्यान से, चुंबक की सीमा रेखा अंकित कीजिए। क्या बोला है? चुंबक की सीमा रेखा अंकित कीजिए। मतलब क्या बोलना चाहिए सुनिए ध्यान से। मान के ये वाला आपका मेज, मतलब ड्राइंग बोर्ड हो गया, और इसमें मान लेते सफ़ेद कागज चिपका दिए हैं, और आपने यहाँ पर क्या कीजिए किया, आपने एक छड़ चुंबक को रखा। अब आप पेंसिल के साथ क्या कीजिए, इसका किनारे किनारे आप लाइन खींचिए। इसी को बोला है सीमा रेखा अंकित कीजिए। ठीक है, आगे देखिए,
दिक्सूची को चुंबक के उत्तर ध्रुव के निकट ले जाइए। अब आपको क्या किया, क्षण चुंबक रखने के बाद अब दिक्सूची को क्या करना है, क्षण चुंबक के उत्तर ध्रुव के सामने लाना है। ठीक है, यह कैसे व्यवहार करता है ये देखना आपको। दिक्सूची को क्षण चुंबक के उत्तरी भाग में लाना है और आपको देखना है कि दिक्सूची पर किस तरह का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, दिक्सूची का दक्षिणी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है। आप यहां देखिए, यहां पर ये क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ये देखिए दिक्सूची है, इसको रखे हैं। तो आप क्या देखते हैं यहां पर कि ये जो दिक्सूची था ना, इसका जो सुई है ये मुड़ के इधर चला जाएगा। देखो ये हल्का सा गलत है, यहाँ पर ये गलत है, गलत है। आपका ऐसे होगा, एरो इस ओर होगा और यहाँ पर होगा उसका टेल। ठीक है, किताब में गलत छापा है। तो ये हो गया एस और ये हो गया एन, मतलब एन इधर उधर मुड़ जाएगा। क्यों उधर मुड़ जाएगा, क्योंकि इस एन ने इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए उस ओर मुड़ जाएगा। देखिए ये एरो जो था ना, एरो हमेशा एन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ हल्का सा हो सकता है मिस्टेक किया है प्रिंट में छापने में, तो इतना जान लीजिए कि ये गलती है, ऐसा होना चाहिए। तो जब आपको यहाँ दिक्सूची को यहाँ रखा तो क्या देखने को मिला कि दिक्सूची का जो सुई है उसका एन दूर चला जाता है और एस वाला एन के सामने आता है, क्योंकि इसका आकर्षण हुआ। वो चीज़ किताब में लिखा है। देखिए, दिक्सूची का दक्षिणी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है। जी हाँ, उसके बाद क्या देखते हैं, दिक्सूची का उत्तर ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव से दूर की ओर संकेत करता है। देखिए दिक्सूची का उत्तर, तो दिक्सूची का उत्तर ये हुआ। अगर आप एरो ऐसे बना देते हैं, सिर्फ एरो में मिस्टेक है, ठीक है ऐसे। तो दिक्सूची का उत्तर किससे दूर है, क्षण चुंबक के उत्तर से दूर है, क्योंकि सामने तो एस ना है, दक्षिण ध्रुव सामने है, तो ये बोल रहा है कि उत्तरी ध्रुव दूर है। दिक्सूची के दोनों सिरों की स्थितियां नुकीली पेंसिल से अंकित कीजिए। अब देखिए क्या करने बोला है, सुनिए ध्यान से आप। और यहाँ देखिए, जब आपने यहाँ दिक्सूचक को रखा ऐसे, तो आपका आकृति कुछ ऐसे बना होगा। ठीक है, मतलब इस तरफ दिखाई दिया होगा। तो आप क्या कीजिए, पेंसिल की सहायता से यहाँ पर एक बिंदु दीजिए, यहाँ पर एन के पास और एस के पास बिंदु दीजिए, और उसके बाद दिक्सूचक को वहाँ से हटा दीजिए। आपको तो बिंदु मिल गया दो। ठीक है, आगे देखिए। अब दिक्सूची को इस प्रकार रखिए कि इसका दक्षिणी ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहां पहले उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था। मतलब आपको किताब फिर ये बोलना चाह रहा है कि अब आप क्या कीजिए, एक दिक्सूचक को अब थोड़ा ऊपर रखिए, जहां पहले आपने डॉट दिया था एन के लिए, वहां पर अब दिक्सूचक को रखना है। ठीक है, जहां पहले उत्तरी ध्रुव की स्थिति अंकित किया था वहां पर अब रखना है। ठीक है, उत्तर ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित कीजिए। जब आपने यहां रखा तो फिर से तो इसमें उत्तर दिशा दक्षिण दिशा आया होगा ना। यहां देखिए, ये देखिए, फिर से जब यहां देखें तो देखिए इस तरह का दिख रहा है ना। अब आप क्या कीजिए, यहां पर बिंदु दीजिए, यहां पर और यहां पर। तो ठीक है, यहाँ उत्तर का निशान मिल गया। ठीक है, फिर दिक्सूचक को हटाइए वहां से। तो चित्र 12.3 में दर्शाए अनुसार चुंबक के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने तक इस क्रिया को दोहराते जाइए। देखिए ध्यान से क्या किताब बोलना चाह रहा है। आप यहां रखते जाइए, बिंदु बैठाते जाइए, रखते जाइए, तब तक ऐसा कीजिए जब तक एरो का निशान घूमते 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 आपको यहां ना पहुंच जाए, मतलब एस तक। मतलब आप ना धीरे 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 कहाँ पहुंच जाएंगे, एस तक। तब तक आपको रखते जाना है, बिंदु प्राप्त करते जाना है। अब कागज पर अंकित बिंदुओं को इस प्रकार मिलाइए कि एक निष्कोण वक्र प्राप्त हो जाए।
मतलब आप सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपको एक वक्र मिलेगा, आपको एक वक्र प्राप्त होगा सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो। यह वक्र एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को निरूपित करता है। आखिर जो एक वक्र बना वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा। उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराइए, जितनी संभव हो सके क्षेत्र रेखा खींचिए। देखिए अभी आपने एक बार किया, फिर किसी दूसरे बिंदु से कीजिएगा तो आपको और एक क्षेत्र रेखा, आप जितनी बार कीजिएगा आपको एक नई नई क्षेत्र रेखा प्राप्त होगा। आपको चित्र 12.4 में दर्शाए गए पैटर्न प्राप्त होगा। और आप जब उसको बहुत सारे बिंदु से खींचेगा ना तो आपको इस तरह का पैटर्न प्राप्त हो जाएगा, इस तरह का आकृति मिल जाएगा। ये रेखाएं चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करता है। तो ये जो ब्लू लाइन से जो खींचा गया क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये एक छड़ चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित कर रहा है। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। यानी ये सब क्या है? ये सब चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गमन करते समय दिक्सूची के विक्षेप का परीक्षण कीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि जब आप ऐसे इसके वक्र के साथ आप मुड़ते हैं, किस दिशा में मुड़ा है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, दिक्सूचक की सुई का विक्षेप देखिए किधर है। किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश मतलब उसी के दिशा में गमन करते समय दिक्सूची के विक्षेप का परीक्षण कीजिए। चुंबक के ध्रुवों के निकट जाने पर सुई के विक्षेप में वृद्धि होती है। मतलब आप पाएंगे कि अगर आप यहाँ पर इस चुंबक के चारों ओर जो यहाँ पर भाग है, अगर इस रेखा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश यदि आप दिक्सूचक को रखेंगे तो आप क्या पाएंगे, ध्रुव के पास बहुत ज़्यादा विक्षेप देखने को मिलता है। ठीक ध्रुव के सामने क्या होगा, आपको दिक्सूचक में विक्षेप यानी मुड़ने का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा और दूर पर कम विक्षेप देखने को मिलेगा। यानी कि दिक्सूचक पर विक्षेप ज़्यादा कहाँ पर होता है, जब वो दिक्सूचक को आप ध्रुव के पास रखते हैं, यानी ध्रुव के नज़दीक होने पर या ध्रुव के पास होने पर क्या होता है, दिक्सूचक में ज़्यादा विक्षेप होता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिस पर परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। और हम लोग जानते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे जानेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मतलब हुआ जिस दिशा में दिक्सूची का उत्तरी ध्रुव गमन किया था। दिक्सूची का उत्तरी ध्रुव जिस ओर गमन किया, जिस ओर मुड़ा, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब अगर आपको कोई बिंदु दे दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर आप एक दिक्सूचक को रखते हैं और दिक्सूचक को रखने पर दिक्सूचक का उत्तरी भाग यानी उत्तरी सिरा जिस दिशा में होगा उसी दिशा में इस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। जैसे मान लेते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लेते हैं ये एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो गया, ये बिंदु हम यहाँ पर ले लिए, इस बिंदु का नाम मान लेते हैं P, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक दिक्सूचक को रखा और इसका एरो मान के ऐसे बता रहा है इस तरह से दिक्सूचक का, तो कह सकते हैं तब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है इस ओर है। ठीक है। मतलब जिस बिंदु पर आपको जानकारी हासिल करना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा, तो वहाँ पर दिक्सूचक रखिए, उसका उत्तर सिरा जिस ओर होगा वही उसकी दिशा होगी।
इसीलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती हैं। अब यहाँ देखिए बहुत सुंदर बात यहाँ लिखा है, आपको यहाँ से देखने का समझने को मिलेगा। देखिए ये एरो क्या बता रहा है कि यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए उत्तर भाग से निकलता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलता है। चुंबक के उत्तरी भाग से यानी कि उत्तर ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलता है और दक्षिण ध्रुव की ओर आता है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है, माने उत्तर ध्रुव से निकलती है, ठीक है, तथा दक्षिण ध्रुव पर जाके समाप्त विलीन हो जाती है। जैसा कि चित्र 12.4 में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर अंकित तीर के निशानों को ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ठीक है उत्तर ध्रुव से निकलता है, दक्षिण ध्रुव में विलीन होता है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। यहाँ पर विचार करने वाली बात है कि अगर आप चुंबक के बाहर देखते हैं, चुंबक के बाहर, तो ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा है। मगर अगर आप चुंबक के भीतर बात करेंगे, इसके अंदर, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो S से N की तरफ होता है, यानी कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की दिशा में जाता है। मतलब विपरीत नहीं है, विपरीत है। चुंबक के बाहर अलग है, चुंबक के अंदर अलग है। चुंबक के बाहर में N से निकलता है और S की तरफ जाता है, जबकि चुंबक के भीतर S से N की तरफ जाता है, जबकि चुंबक के बाहर N से निकल के S की तरफ जाता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। अब प्रश्न उठता है कि बंद वक्र क्यों है, तो यही देखिए ना, N से निकला, ठीक है, N से आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकला है, ठीक, चुंबक के बाहर में, और इसके अंदर में क्या होता है, S से N की तरफ जाता है। तो आप देख सकते हैं N से निकला, S में आया, और फिर चुंबक के अंदर S से फिर N चला गया, तो बंद तो बन ही गया ना। इसीलिए कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में कहाँ पर अधिक प्रबल है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर ज़्यादा प्रबल है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो बताने की कोशिश किया है कि जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकट निकट में होती है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकट निकट में होती है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है, ठीक है। यानी कि देखिए, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है। तो चित्र में अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको पाएंगे कि देखिए ध्रुवों के सामने नज़दीक नज़दीक में है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल कहाँ पर होगा, ध्रुव के सामने। चाहे N की बात कहो, चाहे S की बात करो, देखिए यहीं पर ज़्यादा सामने सामने है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल कहाँ पर होती है, ध्रुवों के पास। अर्थात वहाँ पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। मतलब अगर किसी छड़ के, मतलब किसी छड़ चुंबक के या कोई भी चुंबक, उसके ध्रुव के पास कोई दूसरा चुंबक लाएंगे, जैसे यहाँ देखिए, अगर हम इसी चुंबक के सामने यहाँ पर कोई दूसरा चुंबक लाएंगे ना, तो सबसे ज़्यादा बल इसी समय लगेगा क्योंकि ध्रुव के पास है। अगर उसी चुंबक को अगर हम यहाँ रखेंगे तो कम बल महसूस होगा उस चुंबक को। तो अगर आप किसी चुंबक
के सामने किसी दूसरा चुंबक को रखेंगे और उस चुंबक में बल ज़्यादा अगर महसूस हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस चुंबक को कहाँ रखा होगा, ध्रुव के सामने, क्योंकि सबसे ज़्यादा बल किसी चुंबक को कब लगता है, जब उस चुंबक को किसी दूसरे चुंबक के ध्रुव के नज़दीक में रखे हैं, जो यहाँ किताब बताने का कोशिश भी किया है। ठीक है, वहाँ पर लिखा है विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। आगे देखिए, अब दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में तो बहुत सारे रेखा हैं, किंतु कभी भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि वे ऐसा करें तो इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशा की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। देखो यह किताब क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ यही बोलना चाह रहा है कि अगर मान लेते हैं ये दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो गया, ठीक है, और मान लेते कि कटा है, तो मान लेते इस बिंदु पर दोनों क्षेत्र रेखाएं कटा हुआ है, और यदि कटा है तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक दिक्सूचक रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक दिक्सूचक रखते हैं। चूंकि जो कटा हुआ बिंदु जो है ये P दोनों लाइन में आ रहा है, दोनों रेखा में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो दिक्सूचक को जब आप यहाँ रखिएगा P बिंदु पर, तब इसे दो दिशा में निर्देश करना होगा। इस लाइन के कारण एक दिशा बताना पड़ेगा और इस लाइन के कारण एक दिशा बताना पड़ेगा। मगर हम लोग जानते हैं किसी बिंदु पर दिक्सूचक एक ही दिशा बताता है। तो जरा सोचिए कि ये बिंदु दोनों रेखा में है, तो एक ही समय पर उस प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक दो दिशा में कैसे बताएगा। मतलब यहाँ पर अगर दिक्सूचक रखेंगे तो दो दिशा नहीं बता पाएगा। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं।